So we will quickly revise. We will quickly revise. We will quickly revise all the topics that we have covered in the last session. क्योंकि last पिछले लेक्चर के जो 2-3 टॉपिक थे, some of you did not understand it very well. तो वापस एक बार देखेंगे. तो कल हमने क्या स्टार्ट किया था? Applications of dimensional analysis. उसमें पहला ही एप्लीकेशन था. तो we started with applications of dimensional analysis. इसमें पहला, अगर आपको याद होगा, फर्स्ट एप्लीकेशन, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज फर्स्ट एप्लीकेशन? to check the dimensional correctness of a physical equation. To check the dimensional correctness. Dimensional correctness of a physical equation. इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं. तो इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो अच्छे समझ लो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या फिर हाउ टू चेक इफ अ गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है उसके पीछे. इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, राइट. हमारे पास एक इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस 80. ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे, ऑल दोस टर्म्स मस्ट हैव सेम डायमेंशंस. फॉर एग्जांपल, इसमें 3 टर्म है. एक है लेफ्ट हैंड साइड पे फाइनल वेलोसिटी. आपको पता है फाइनल वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं L1 T - 1. फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, हम नीचे खड़े थे रोड के साइड में, एक गाड़ी आया हमको क्रॉस करके गया. तो जब गाड़ी मेरे सामने आया तब मैंने उसका वेलोसिटी मेजर किया, वो आया 20 मीटर पर सेकेंड. मुझे ये पता करना है कि 10 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना होगा. तो 10 सेकंड के बाद जो उसका स्पीड होगा उसको क्या बोलेंगे? फाइनल स्पीड. और जो 20 मीटर पर सेकंड था, मतलब जो हमारा पहला रीडिंग था, उसको क्या बोलेंगे? इनिशियल स्पीड. गुड. तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें v क्या है? फाइनल स्पीड. u क्या है? इनिशियल स्पीड. इसके डायमेंशंस क्या है? L1 T - 1. और जो तीसरा टर्म है AT, ए क्या है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? L1 T - 2 इनटू क्या है? टाइम. टाइम का डायमेंशन क्या होता है? तो L1 T - 1. तो ये जो इक्वेशन है, इसमें सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशन क्या है? सेम है. Thus this equation is said to be dimensionally correct. देखो ये डायमेंशनली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है. क्यों? क्योंकि v के डायमेंशंस, u के डायमेंशंस और at के डायमेंशंस सेम है. मतलब सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम है, लेकिन हमको पता है कि 2 नहीं आता है वहां पे, राइट. तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली रॉन्ग है, राइट. तो हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस ही चेक कर सकते हैं, राइट. अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at². यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, s मतलब लेंथ, क्योंकि s मतलब होता है डिस्टेंस. डिस्टेंस मतलब l⁻⁴. तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है उसके डायमेंशंस क्या है? l⁻⁴. राइट हैंड साइड पे पहला टर्म है u * t. u मतलब इनिशियल स्पीड, स्पीड मतलब L1 T - 1, और t मतलब t1. t - 1 और t1 0 हो गया, मतलब ये आ गया आपके पास L1, करेक्ट.
सिमिलरली जो आखिरी टर्म है उसमें क्या है, ए टी स्क्वायर। ए मतलब एक्सेलरेशन L1 t माइनस टू और t का स्क्वायर मतलब t प्लस टू, तो ये क्या आएगा L1। मतलब यहाँ पे s के ut के और हाफ ए टी स्क्वायर के डायमेंशन क्या है, सेम है, तो ये इक्वेशन भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। तो अगर एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हो सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशन अगर सेम होंगे तो दैट इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट एंड द प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या तक क्लियर? फिर हमने देखा था सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन था टू establish relationship between related physical quantities, इसका मतलब क्या, इसका सिंपल लैंग्वेज में बोलना होगा तो फॉर्मूला बनाना है। फॉर एग्जांपल ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे v मतलब फाइनल स्पीड, u मतलब इनिशियल स्पीड, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। तो ये चारों के चारों रिलेटेड है क्योंकि मोशन में क्या क्या आ सकता है, डिस्टेंस मतलब s, u, v, a और t। तो ये जो पैरामीटर है, कौन कौन से पैरामीटर, डिस्टेंस और कौन u और कौन v और t और a, these are all related physical quantities। क्योंकि जब मैं मोशन की बात करूंगा तो मोशन में डिस्टेंस भी मेजर होगा, मोशन में एक्सेलरेशन भी मेजर होगा, मोशन में टाइम भी मेजर होगा। तो these quantities are called as related physical quantities। clear है? Is this clear? तो रिमेंबर आपको हमेशा सेकेंड एप्लीकेशन के टाइम पे ये ध्यान देना है, रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज का ही रिलेशन बनेगा, नहीं तो यहाँ पे मोशन की बात हो रही है और आप वहां पे करंट के साथ रिलेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान कहीं हो रहा है, ध्यान कहाँ चाहिए, यहाँ। तो जब सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हो तो रिमेंबर सेकेंड एप्लीकेशन में हम हमेशा रिलेशनशिप बनाते हैं बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। मोशन होगा तो एस यू टी ए का रिलेशन, वी यू ए और टी का रिलेशन, वी यू ए और एस का रिलेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, करेक्ट, राइट। तो इन शॉर्ट second application is used to make formulas, right। तो उसका एग्जांपल लिया था, इफ यू रिमेंबर, हमने लिया था एक पेंडुलम। पेंडुलम के पास होता है एक वायर, वायर के एक एंड पे है एक मेटल बॉल, इसको बोलते हैं बॉब। ऊपर है यहाँ पे रिजिड सपोर्ट, जैसे सीलिंग को बांध के रखा है। देन इसको मैंने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करना मतलब इसका पोजीशन चेंज करना और उसको डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया, तो ये क्या परफॉर्म करेगा, ऑसिलेशन, राइट। इट मींस ये ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा, बी तक जाएगा, वापस से ए पे आएगा। इस मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑसिलेशन, राइट। तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन by the pendulum to complete one oscillation is called as time period। हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना था, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करेगा। इस पेंडुलम के पास जो कुछ है उस पर डिपेंड करेगा, क्या है, लेंथ है और क्या है, मास है, और इसको छोड़ दिया तो ये छोड़ दिया मतलब पहले पकड़ के रखा था, मतलब वेलोसिटी कितना था, 0। अब रिलीज कर दिया, रिलीज किया तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है,
वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन क्यों हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट। तो इस पेंडुलम के पास तीन फिजिकल पैरामीटर है, कौन कौन से, लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब टाइम पीरियड ये इन तीनों चीजों पे डिपेंड कर सकता है, करेगा ही वो नहीं पता, कर सकता है, लेकिन कैसे डिपेंड करता है वो भी नहीं पता। मास रेस टू 1 है, या फिर मास रेस टू 0 है, या फिर मास रेस टू -2 है, या फिर मास रेस टू -3 है, वी डोंट नो, हमको नहीं पता। तो हम जनरली क्या बोलते हैं, मास रेस टू x, और x लेना ऐसा कुछ नहीं है, आप a भी लिख सकते हो, m रेस टू a, और टाइम पीरियड डिपेंड करेगा लेंथ पे, लेंथ रेस टू b, और टाइम पीरियड डिपेंड करेगा g पे, g रेस टू c, राइट, क्लियर। तो यू कैन टेक x y और z, या फिर a b एंड c, गुड। तो तीनों को अगर हमने कंबाइन कर दिया तो टाइम पीरियड t is proportional to m raised to a, l raised to b, g raised to c। तो प्रोपोर्शनलिटी की जब साइन हटाना होता है तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट k, तो k m raised to a, l raised to b, g raised to c। फिर इस स्टेप के बाद हमने क्या किया था, हमने सारे के सारे फिजिकल पैरामीटर को लिख लिए थे डायमेंशंस। तो t के डायमेंशंस, k तो डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है वो, उसके डायमेंशंस है क्या, नहीं। मास के डायमेंशंस रेज टू, लेंथ के डायमेंशंस रेज टू, g के डायमेंशंस रेज टू, करेक्ट, गुड। t टाइम पीरियड तो टाइम ही है, तो t रेज टू 1, मास मतलब m, तो m रेज टू a, l मतलब लेंथ, तो लेंथ रेज टू b, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होता है L1t-2। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ बेटर। तो मास m रेज टू a, लेंथ मतलब l रेज टू b, और ये आ गया L1t-2 रेज टू c। तो t रेज टू 1, m raised to a, l raised to b, l raised to c, t raised to -2c, m raised to 0, l raised to 0, t raised to 1। क्योंकि यहाँ पे m और l नहीं था तो l raised to 0 और l raised to 0 होगा, इक्वल टू m raised to a, l raised to b plus c, t raised to -2c। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फिजिक्स में लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है वही राइट हैंड साइड पे होगा, यही तो बता देना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर ये स्पीड है तो ये भी क्या है, स्पीड है, ये भी क्या है, स्पीड है, राइट। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे स्पीड है तो राइट हैंड साइड पे क्या है, स्पीड है। तो सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम है तो राइट हैंड साइड पे भी क्या होगा, नहीं। इसका मतलब जो मास का पावर लेफ्ट हैंड साइड पे है वही क्या होना चाहिए, तो a इक्वल टू क्या आएगा, l रेस टू 0 है, वहां पे क्या है, b प्लस c, तो b प्लस c क्या आएगा, यहाँ पे क्या है 1, वहां पे क्या है, तो 1 इक्वल टू क्या आएगा, तो c क्या आएगा -1/2। तो यहाँ पे b प्लस c 0 है, लेकिन c क्या आया -1/2, तो b क्या आया 1/2। तो ये जो a b और c की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देयरफॉर t इक्वल टू k, m रेज टू a मतलब 0, l रेज टू b मतलब हाफ, g रेज टू c मतलब -हाफ। तो t इक्वल टू m रेज टू 0 इज 1, l रेज टू हाफ अपॉन g रेज टू हाफ, नहीं -हाफ था इसलिए नीचे जाके +हाफ हुआ, करेक्ट। तो t क्या मिला, k √l/g, ये बन गया रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर। तो ये सेकंड एप्लीकेशन था।
किसका? डायमेंशनल एनालिसिस का। गुड। अब हम थर्ड एप्लीकेशन भी देख सकते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन इज टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर। यू नो, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको पूछा कि 1 मीटर सेंटीमीटर में कितना होता है, 10⁻²। 1 किलोग्राम ग्राम में कितना होता है? 10⁻3। हाउ डू यू नो? 1 न्यूटन मतलब कितना टाइम? 1 जूल मतलब कितना अर्ग? हाउ डू यू नो? तो वो यहां से आता है एप्लीकेशन नंबर 3। तो तीसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर। टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर between different system of units. Between different system of units. मतलब हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके किसी भी दो सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन फैक्टर बना सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड, डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड to find conversion factor, to find conversion factor between two systems of units. For example, मैंने अभी आपसे पूछा 1 न्यूटन मतलब कितना टाइम, तो मोस्ट ऑफ यू कुड नॉट आंसर। तो 1 न्यूटन, एग्जाम्पल 1 न्यूटन मैं बोल देता हूँ है एक्स टाइम। एक्स इज नॉर्मली यूज फॉर अननोन। तो मैथ्स में या फिजिक्स में जहां जहां एक्स होगा मतलब वो क्या है? अननोन। क्योंकि वो अननोन था तो अननोन फाइंड करेंगे। करेक्ट। हमें करना क्या था, जैसे 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर, जैसे 1 किलोग्राम इज 10⁻³ ग्राम, राइट। सिमिलरली 1 न्यूटन मतलब कितना टाइम हमको ये फाइंड करना है, राइट। वी वांट टू नो, वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मच इज 1 न्यूटन इन टाइम, राइट। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? एसआई सिस्टम। राइट हैंड साइड पे कौन है? सीजीएस सिस्टम। करेक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स और यहाँ पे कौन है? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट कोई भी हो, डिस्टेंस तो डिस्टेंस रहेगा, मास तो मास रहेगा, राइट। टाइम तो टाइम रहेगा, फोर्स तो फोर्स ही रहेगा। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? फोर्स। राइट हैंड साइड पे कौन है? फोर्स। बोथ आर फोर्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1, we can write down this as 1 न्यूटन मतलब फोर्स। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1l1t-2। करेक्ट। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है, हम ऐसा सिस्टम को डिनोट कर लेंगे सफिक्स 1 से। हम ऐसा सिस्टम को डिनोट करेंगे सफिक्स 1 से। तो मैं m1 l1 और t1 अगर लिखता हूं तो मतलब कौन सा सिस्टम है? ऐसा है, राइट। सिमिलरली तो इसको मैं बोल सकता हूँ एक्स डाइन। डाइन डाइन भी फोर्स ही होता है, तो डायमेंशन तो सेम होंगे m1 l1 t-2। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। 2 क्यों लिखा? क्योंकि कौन सा सिस्टम था? सीजीएस, राइट। जरूरी नहीं है 1 and 2 लिखना है। अगर आपको 1 and 2 नहीं लिखना है तो एक को m बोलो, दूसरे को m डैश बोलो, तो इसको प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एक को कैपिटल M से डिनोट करो, एक को स्मॉल से डिनोट करो, लेकिन ये ज्यादा इजी है। m1 1 1 and 2 2।
तो 1 सफिक्स मतलब कौन सा यूनिट, 2 मतलब कौन सा यूनिट, ये ना। देन अब हमें फाइंड करना था वैल्यू ऑफ x, तो x इक्वल टू m1 रेज टू 1 अपॉन m2 रेज टू 1, कुछ नहीं, इसको पूरा का पूरा यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, L1 रेज टू 1 अपॉन L2 रेज टू 1, P1 रेज टू -2 अपॉन P2 रेज टू -2, राइट, ये पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया। देन दोनों में m का पावर क्या है, सेम है, तो m1 अपॉन m2 होल रेज टू 1, L1 अपॉन L2 होल रेज टू 1, T1 अपॉन T2 होल रेज टू -2, क्लियर। लेकिन m1 क्या था, मास, कौन से सिस्टम में मास, SI, वो किस में मेजर करते हो, किलोग्राम। m2 क्या है, मास, कौन से सिस्टम में मास, सीजीएस में होता है ग्राम रेज टू 1। L1 क्या है, लेंथ, कौन से सिस्टम में क्या होता है, L2 क्या है, लेंथ, किसमें, सीजीएस में, सेंटीमीटर रेज टू 1। टाइम दोनों में होता है सेकेंड एंड सेकेंड रेज टू, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, रेज टू 3 अपॉन ग्राम रेज टू 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 रेज टू 2 रेज टू 1। सेकेंड सेकेंड तो वैसे भी कैंसल, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, कैंसल 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 एंड कैंसल, तो 10 रेज टू 3 और 10 रेज टू 2 कितना आया, तो x कितना मिल गया, देयरफॉर 1 न्यूटन मतलब कितना टाइम, 10 रेज टू 5 टाइम, करेक्ट। So this is how you can use dimensional analysis to find out conversion from one unit to another. अब और एक एग्जांपल लेंगे, 1 joule is x earth. Similarly, 1 joule equal to x earth. जूल मतलब एनर्जी, एनर्जी होता है m1 L2 T -2, कौन सा यूनिट था, SI, इक्वल टू x m1 L2 T -2, कौन सा यूनिट है, तो क्या डिनोट करेंगे 2, करेक्ट। देन अब वापस से वही x इक्वल टू, इसको पूरा यहाँ पे लाके डिवाइड, तो m1 रेज टू 1, m2 रेज टू 1, L1 रेज टू 2, L2 रेज टू 2, T1 रेज टू -2, T2 रेज टू -2, करेक्ट। तो देयरफॉर x इक्वल टू m1 अपॉन m2 होल रेज टू 1, L1 अपॉन L2 होल रेज टू 2, T1 अपॉन T2 होल रेज टू -2। अभी जो m1 है ये क्या है, मास, कौन से सिस्टम में मास, मेजर्ड इन किलोग्राम, तो किलोग्राम अपॉन ग्राम होल रेज टू 1। L1 क्या है, लेंथ, किसमें है, और ये किसमें है, रेज टू 2, रेज टू कितना 2। टाइम दोनों में सेकेंड एंड सेकेंड रेज टू, ये तो हो गया आंसर। 1 किलोग्राम इज अपॉन ग्राम रेज टू 1, 1 मीटर मतलब कितना, अपॉन सेंटीमीटर रेज टू 2, ग्राम ग्राम कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 10 रेज टू 3 और ये 10 रेज टू 4, मतलब कितना टोटल, 10 रेज टू 7, मतलब 1 जूल मतलब कितना अर्थ, 10 रेज टू 7 अर्थ। तो ये हो गया कन्वर्जन फैक्टर, गुड। तो 3 एप्लीकेशन है, तीसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट कन्वर्जन फैक्टर, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल, यहाँ तक क्लियर, पक्का, राइट। अब ये तो हमने देखा एडवांटेजेस मतलब यूजेस, किसके यूजेस, डायमेंशनल एनालिसिस के, वैसे ही इसके कुछ
लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेजेस, मतलब हर जगह पे ये यूज नहीं होगा, तो उसके लिमिटेशंस क्या क्या है वो भी देखेंगे। देयर आर इन टोटल 4 लिमिटेशंस, एक एक करके देखेंगे। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहला, ध्यान सिर्फ इधर। तो जब हम सेकेंड एप्लीकेशन देख रहे थे, टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, हमने टाइम पीरियड का एक इक्वेशन बनाया जिसमें एक कांस्टेंट आया के। ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते। ये जो कांस्टेंट का प्रोपोर्शनलिटी था, इट कैन ओनली बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आती है 2 पाई। कितना आता है? 2 पाई। तो ये जो वैल्यू है जो हम एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंपेरिकल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? तो ये पहला डिसएडवांटेज है। द वैल्यू, द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी can be obtained only with the help of experiments। तो डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके ये वैल्यू नहीं मिल सकती हमको। हमको कहां से मिलेगी? एक्सपेरिमेंट से। such a value is known as empirical value। such a value is known as empirical value। तो empirical value का मतलब ये the value obtained from experiments। ये अगर, तो ये पहला लिमिटेशन है, पहला ड्रॉबैक है कि अगर आप एक इक्वेशन लिख रहे हो, अगर आप एक इक्वेशन डिराइव कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो उस इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा उसकी वैल्यू आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही मिल सकता है। डायमेंशनल एनालिसिस से उसका वैल्यू हमको नहीं मिलेगा। तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड सच वैल्यू इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल वैल्यू। नंबर टू, जहां जहां पे हमने ये जो सेकेंड एप्लीकेशन देखा, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, जहां जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होंगे, जहां जहां पे लॉगरिथमिक फंक्शन यूज होंगे, जहां जहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज होंगे, वहां पे आप डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बहुत सिंपल सा रीजन है उसके पीछे, यू शुड नो। कभी भी इफ आई आस्क यू, हमको अगर साइन फाइंड करना है तो क्या लिखते हो? साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर 75 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री। करेक्ट? तो साइन ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैसे आता है कोसाइन। राइट? कभी ऐसा सुना है क्या? साइन ऑफ 30 मीटर, साइन ऑफ 30 किलोग्राम, साइन ऑफ 30 न्यूटन सुना है? ये सुनोगे भी नहीं, क्योंकि साइन ऑफ एंगल होता है। करेक्ट? एंगल के यूनिट्स होते हैं क्या? डायमेंशन होते हैं। अब जब डायमेंशंस ही नहीं है तो उसका क्या डायमेंशन एनालिसिस होगा? हम किसके एप्लीकेशन देख रहे हैं? डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब क्या? किसी एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट निकालने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटी के क्या लिखने पड़ते हैं? पावर्स। करेक्ट? अब एंगल खुद एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो जिसके खुद के डायमेंशंस नहीं, उसका कौन सा एनालिसिस होगा? नहीं हो सकता।
सिमिलरली जब आप लॉग फाइंड करते हो, हुआ है कि लॉग मैथ्स में? नहीं, नहीं हुआ। ओके, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना था, मेरे पास x और y की वैल्यूज थी, और y की वैल्यू ऐसा था 10, फिर था 100, फिर था 1000, और डेफिनेटली नंबर बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, राइट? देन कितना, 10,000, देन 1 लाख, 10 लाख। पहली बात तो ये आउट ऑफ स्केल जाएगा। क्यों आउट ऑफ स्केल जाएगा? क्योंकि मैंने अभी बताया ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, हमारे स्केल में फिट नहीं होगा वो, करेक्ट, क्लियर? और दूसरा, ये नंबर ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगता है, बड़े बड़े नंबर और आएंगे, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, राइट, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, बड़े बड़े नंबर, राइट? तो आउट ऑफ स्केल जाएगा। दूसरा, ये अच्छा दिखेगा नहीं। तो हम सिंपल सा काम करते हैं, हम डिफाइन करते हैं लॉग। हम बोलते हैं लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, इसको बोल देंगे 1। मतलब 10 को क्या बोलेंगे? 1 है 10, लेकिन लॉग स्केल में क्या बोल रहे हैं? 1। फिर एक नया रूल लगा दिया, लॉग ऑफ 100, 100 मतलब 10 रेज टू 2 टू द बेस 10। यहाँ था लॉग ऑफ 100, 100 को कैसे लिखा? 10 रेज टू 2। अब एक रूल है, लॉग का रूल है, वो रूल ऐसा है कि जो आपके पास पावर में हो ना, पावर में कौन है? पावर में कौन है? इसको सीधा उठा के आगे लिख सकते हो, ये रूल है। और लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 क्या था? 1। तो ये क्या आ गया? 2 इंटू 1, तो क्या बन गया? तो 10 क्या बन गया? 1। 100 क्या बन गया? 2। सिमिलरली लॉग ऑफ 1000 अगर हो टू द बेस 10, तो क्या लिखोगे? 3 log 10 टू द बेस 10, तो कितना आ गया? मतलब देखो, मतलब लॉग स्केल में 10 को लिख रहे हो 1, 100 को लिख रहे हो 2, 1000 को लिख रहे हो 3, 10,000 को लिखोगे 4, 1 लाख को लिखोगे 5, 10 लाख को लिखोगे 6, 1 करोड़ को 10 करोड़। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो लॉग क्या करता है? लॉग स्केल को कंप्रेस करता है, छोटा करता है। और एक्सपोनेंशियल क्या करता है? उल्टा। एक्सपोनेंशियल क्या करता है? बढ़ाता है, राइट? गुड। बट पॉइंट ये है कि जब मैंने लॉग लिखा तो मैंने लॉग ऑफ 10 मीटर पढ़ा था क्या? लॉग ऑफ 10 न्यूटन पढ़ा था? लॉग ऑफ 10 सेकंड पढ़ा था? लॉग किसका होता है? नंबर का होता है। नंबर के डायमेंशन होते हैं क्या? अब जिसके डायमेंशन नहीं, उस पर डायमेंशनल एनालिसिस लगेगा क्या? तो ये सेकेंड ड्रॉबैक है, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड in equations involving trigonometric functions, logarithmic functions, and exponential functions, since these quantities do not have dimensions. तो जहां जहां साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्री दिखे, जहां जहां लॉग, या फिर जहां जहां e रेज टू x, 10 रेज टू समथिंग ऐसा कुछ दिखे, तो वहां वहां पे डायमेंशन एनालिसिस चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं। तो dimensional analysis cannot be used. Dimensional analysis cannot be used. कहाँ पे cannot be used? In equations involving trigonometric, logarithmic, and exponential functions, since
since these quantities do not have dimensions, मतलब these quantities are dimensionless. तो ये सेकेंड ड्रॉबैक हो गया, राइट। अब तीसरा ड्रॉबैक वो ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल हमने जब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड किया तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके एक फॉर्मूला बना लिया, P इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ L बाय G। ये हम क्यों कर पाए? ये हम इसके लिए कर पाए क्योंकि जो K है ये प्योर नंबर है। क्या वैल्यू आती है इसकी? 2 पाई। पाई की वैल्यू क्या है? नहीं, 3.14। तो 2 पाई कितना आया? 6.28, करेक्ट। तो 6.28 क्या है? नंबर है, राइट। तो जब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी प्योर नंबर हो, ओनली देन यू कैन यूज डायमेंशनल एनालिसिस। अगर मैं बात करता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स की, सपोज मेरे पास दो मासेस है m1 एंड m2, इन दोनों में डिस्टेंस है r। आपको पता है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन, ये G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये पहली बात तो एक्सपेरिमेंट से नहीं मिलता। मैं तो बोलोगे मैं सन को बोलता हूँ तू रुक, मार्स को बोलता हूँ तू भी रुक, मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है और G की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैसा नहीं होता है वो, राइट। नंबर 2, अगर आप देखोगे आर स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दो, m1 m2 को यहाँ शिफ्ट कर दो, क्या बन गया? फोर्स होता है न्यूटन, डिस्टेंस होता है मीटर का स्क्वायर हो गया, मास इनटू मास किलोग्राम स्क्वायर। फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मतलब मीटर, उसका स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मास किलोग्राम और किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर। तो ये डायमेंशनलेस है क्या? नहीं, करेक्ट। तो ये जो कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है, तो इसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस चलेगा नहीं, राइट। तो डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई करके फॉर्मूला कब डिराइव होता है? जब उस फॉर्मूला में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो वो कौन हो? प्योर नंबर, मतलब कौन हो? डायमेंशनलेस, राइट। तो जहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के डायमेंशंस है वहां पे डायमेंशनल एनालिसिस नहीं चलेगा, राइट। तो डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड, डायमेंशनल एनालिसिस cannot be used in equations having constant of proportionality, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो dimensional analysis cannot be used if constant of proportionality is not dimensionless। तो ऐसा भी बोल सकते हो cannot be used if constant of proportionality, if constant of proportionality is not dimensionless, मतलब डायमेंशन उसके है, राइट। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल G, right, has dimensions and hence we cannot derive F equal to G m1 m2 by r square from dimensions, या फिर using dimensional analysis। यहाँ तक क्लियर? तो फिर
कहाँ अप्लाई होगा? सिर्फ वहां अप्लाई होगा जहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, डायमेंशन लेस है। कहाँ अप्लाई नहीं होगा? जहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, नॉट डायमेंशन लेस, मतलब डायमेंशन पे है। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब फोर्थ ड्रॉबैक, ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल v इक्वल टू u प्लस 80, राइट? ये हमको ऑलरेडी पता है करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशन क्या है। सपोज मैंने ये टर्म लिखा नहीं, फिर भी ये करेक्ट है, क्योंकि अभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशनली सेम है। या फिर सपोज मैंने ये लिखा नहीं, फिर भी तो ये करेक्ट है, राइट? मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर एक हाथ दो टर्म्स मिसिंग है, हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके नहीं बता सकते कि ये इक्वेशन सही है क्या नहीं। ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टर्म मिसिंग है। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये क्या है, करेक्ट है। मतलब क्या? मतलब ये, अगर एक इक्वेशन में कुछ टर्म्स मिसिंग हो तो हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके उस टर्म्स का एब्सेंस बता नहीं सकते। वहां पे वो टर्म नहीं है ऐसा हमको पता नहीं चल सकता। उल्टा भी ट्रू है। उल्टा ट्रू मतलब क्या? सपोज मेरे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म लिख दिया मैंने। एक्स्ट्रा टर्म आ गया ना, जीटी। व्हाट इज जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है? ये स्पीड है, किसमें है? मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या? L1t-1। ये क्या है? स्पीड है, मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या? L1t-1। ए क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टी क्या है? टाइम। कैंसल एंड कैंसल। मतलब क्या? L1t-1। जी क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी क्या है? टाइम। मतलब वापस क्या? L1t-1। जैसा प्रॉब्लम था कि एक हाथ टर्म एब्सेंट है तो पता नहीं चल सकता, तो वैसे ही एक हाथ टर्म एक्स्ट्रा है तो भी पता नहीं चल सकता। मतलब एक्स्ट्रा टर्म का प्रेजेंस यहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस से बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा टर्म था उसके डायमेंशंस भी बाकी सारे टर्म्स के साथ मैच होते हैं, राइट? तो अगर एक्स्ट्रा टर्म है तो भी नहीं बता सकते, अगर टर्म्स मिसिंग है तो भी नहीं बता सकते, राइट? तो ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यू कैनॉट टेल presence or absence of a term, extra term or missing term from a equation, right? तो डायमेंशनली तो फिर भी करेक्ट है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या? ये फोर्थ नंबर ड्रॉबैक। तो if a term is extra, additional or missing, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, नोट्स में थोड़ा अलग है, इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो। इफ an additional term of the same dimension, right? ऐसा भी बोल सकते हो। So if a term of the same dimension is extra or missing from a given equation, its presence, क्योंकि एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब प्रेजेंट है, और एब्सेंस, और क्या है? मिसिंग। मिसिंग मतलब क्या है? एब्सेंट है। its presence or absence cannot be determined with the help of dimensional analysis, with the help of dimensional analysis। अब इसके अलावा एक और ड्रॉबैक है जो हम नॉर्मली लिखते नहीं है, जैसे v इक्वल टू u प्लस 80, ये भी करेक्ट है, नंबर ऑफ टर्म्स भी सही है।
v इक्वल टू u प्लस 280, ये भी करेक्ट है, नंबर ऑफ टर्म्स भी सही है। v इक्वल टू u बाई 2 प्लस 80, ये भी करेक्ट है, नंबर ऑफ टर्म्स भी सही है। 2v इक्वल टू u प्लस 80, ये भी सही है डायमेंशन। तो ये जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, ये प्रेजेंट या एब्सेंट हुआ तो भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी भी ये चारों इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये पांचवा ड्रॉबैक है जो हम नॉर्मली मेंशन नहीं करते, करेक्ट, गुड, क्लियर। तो सो फार आज हमने अभी तक व्हाट वी हैव डन, सबसे पहले हमने जो कल जो एप्लीकेशंस लिए थे वो रिवाइज की। पहला एप्लीकेशन था टू चेक द करेक्टनेस to check dimensional correctness of a given equation. Any equation, if all the terms in a given equation have the same dimensions, then the equation is said to be dimensionally correct. This is called as principle of homogeneity. Number 2, to establish relationship between related physical quantities. Number 3, to find the conversion factor between two different systems of unit. For example, 1 joule is 10 power 7 earth, 1 न्यूटन is 10 power 5 डाइन। फिर हमने देखे 4 लिमिटेशंस। पहला जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, जैसे k, इसकी वैल्यू हमको सिर्फ मिल सकती है एक्सपेरिमेंट से, राइट, डायमेंशन से मिलेगा क्या, नहीं। तो उस वैल्यू को क्या बोला था हमने, इंपिरिकल वैल्यू। नंबर 2, ड्रॉबैक नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इसके लिए आप डायमेंशन एनालिसिस यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनके खुद के डायमेंशन नहीं है। नंबर 3, जिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के डायमेंशंस है वहां पे भी ये यूज नहीं होगा, राइट। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी g, उसके डायमेंशंस है तो वहां पे भी ये यूज नहीं होगा। नंबर 4, अगर एक इक्वेशन में कुछ टर्म्स मिसिंग है या कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा है लेकिन वो टर्म्स डायमेंशनली करेक्ट है, तो आप बता नहीं सकते कि टर्म्स मिसिंग है या टर्म्स एक्स्ट्रा है, इक्वेशन फिर भी क्या होगा, डायमेंशनली। पांचवा जो हमने लिखा नहीं वो था, अगर एक इक्वेशन में एक टर्म में एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया हो तो हम बता नहीं सकते कि वो नंबर वहां पे होगा या नहीं होगा। इज दिस क्लियर, गुड, राइट, ओके। सो आई विल गिव यू अ बोनस फॉर टुडे, वी विल स्टॉप लिटिल अर्ली।